नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित भारद्वाज। बात करते हैं आज महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसमें बीजेपी और उसके अलायंस पार्टी महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की है। दोस्तों, किसी भी पार्टी की जीत के कुछ घटक होते हैं। वो क्या क्या रहे हैं यहाँ पे बीजेपी और उसके अलायंस पार्टी महायुति की जीत के। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला फैक्टर जो रहा है, इन्होंने क्या किया है, फ्रीबीज़। मैं इसको फ्रीबीज़ ही कहता हूँ, आप अन्यथा न लेना। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, ऐसे ही इन्होंने लाडली बहन करके या लाड़की बहन करके एक योजना चलाई, जिसके अंतर्गत इन्होंने 1500 रुपये हर एक महिला को दिए हैं। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी श्योर किया है कि अगर हम पार्टी में दोबारा से आते हैं, सत्ता में दोबारा से आते हैं, तो हम इस अमाउंट को 2100 रुपये कर देंगे। तो इसका सीधा असर जो है महिलाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ये काम आया है। और वाकई में ही महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, एक तरह से मैं कहूँगा कि बीजेपी और उसके अलायंस पार्टी को वोटिंग किया है। तो ये एक फैक्टर रहा है कि फ्रीबीज़ यानी कि मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन टाइप का। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि इसी की तर्ज पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 1000 रुपये पर हेड वीमेन को देके वहाँ पे उन्होंने भी जीत दर्ज करी है। ये भी मुख्य फैक्टर रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी श्योर किया है कि दिसंबर के बाद हम इस मुद्रा को 2500 कर देंगे। जो 1000 है उसको ये बढ़ा के 2500 कर देंगे। जहाँ पे एक तरफ बीजेपी 2100 कर रही है, वहाँ ये 1000 से सीधे 2500 कर रहे हैं। तो दोनों बराबर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये अच्छे ये बुरे, दोनों एक जैसी हैं, दोनों फ्रीबीज बांट रहे हैं। वहाँ पे भी किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात हुई है झारखंड में, वहाँ पे भी 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हुई है। और जिसके चलते जो सोरेन है और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन, ये जो है अपने वोटर्स को साधने में कामयाब रहे हैं। खैर, मैं बात कर रहा था महाराष्ट्र की। तो एक हो गया सबसे पहला फैक्टर फ्रीबीज। दूसरा फैक्टर हो गया, अब देखो जात ऊंच नीच नहीं करना चाहिए, सब बराबर हैं वैसे, लेकिन अब संविधान में ये बांटा हुआ है, आप इससे अछूते नहीं हो, मैं भी इससे अछूता नहीं हूँ, ठीक है। संविधान के हिसाब से जो है ऊंच नीच ये वो बने हुए हैं। संविधान में बराबरी का अधिकार नहीं है। बेशक वहाँ पे एक समानता का अधिकार होता हो, लेकिन जब आप फॉर्म लेके जाते हो तो समानता नहीं है। ऊंची जाति नीची जाति होती है, ये संविधान में बनाई हुई है। आप इससे छूते नहीं हो, तो इसको अन्यथा न लेना। तो इसमें क्या है कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे तेली, जहाँ पे क्या नाम था उनका, कुनबी, कोमटी, हलबा, ये छोटी जाति मतलब इनके हिसाब से मानी जाती हैं। तो बीजेपी ने इनको बहुत अच्छे से साधा है। बीजेपी ने जो है अपना एक तेली कैंडिडेट भी खड़ा करा जो जीता है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया कि वो जो है नीची जातियों को, दलितों को साधने में वो कामयाब रहे हैं। वहीं पे जो है कांग्रेस या आपकी एनसीपी पवार वाली, कौन सा पवार है वो, इसका नाम याद नहीं आ रहा, अजीत पवार वो नहीं है, उसका बाप जो है वो वाली, चाचा बाप जो भी है, तो वो पार्टी इनको साधने में नाकाम रही। साथ ही साथ बात करेंगे कि तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि हरियाणा की तर्ज पे बीजेपी जो है लगातार रैलियां करी हैं। बीजेपी ने इस चुनाव को एक मतलब पायलट प्रोजेक्ट लिया है, क्योंकि उन्हें 2026 की भी तैयारी करनी है यूपी की। सिर्फ बात तो यहाँ की नहीं है, बात फिर दिल्ली इलेक्शन की भी है। तो इन्होंने क्या करा है कि ये कहीं पे भी मतलब ढीले पड़ते नहीं दिखाई दिए। इन्होंने जहाँ मतलब इलेक्शन के कुछ समय पहले तक लग रहा था कि जो महाविकास आघाड़ी है, MVA, मतलब बहुत मजबूत कैंडिडेचर था उनका, और लग भी रहा था कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि इसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है
और शरद पवार की एनसीपी और आपका कांग्रेस पार्टी, तीनों का अलायंस है मेनली। तो लग रहा था कि हाँ ये जीत जाएंगे, मगर इनका जो है नैरेटिव ये सेट नहीं कर पाए। ये इनका नैरेटिव सिर्फ अडानी 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 तक सिमट के रह गया। ज़्यादा अच्छा रहता कि अगर कांग्रेस पार्टी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा की बजाय थोड़ा ज़मीनी स्तर पे काम करती, अपनी बात जो है, जो कोर वोटर है उसका खुद का, या फिर जो एक वोटर है, नॉर्मल वोटर है, उसके पास तक पहुंचाने में कामयाब होती, वो नहीं हो पाई, वो उसमें फेलियर उनका रहा। तो दूसरा घटक ये भी रहा कि कोर वोटर को ये साध नहीं पाए। और तीसरा घटक यहाँ पे है आरएसएस। आप उसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। आरएसएस वही है जो पर्दे के पीछे से कुछ 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 करके वो जादू करके चला जाता है। आरएसएस ने 12,000 छोटी बड़ी जो है, आप उनको रैली कह लो, आप उनको पंचायत कह लो, छोटे स्तर की पंचायतें जो होती हैं, और इन्होंने अपने 60,000 वर्कर अपने ज़मीन पे उतारे हैं। ये वही वर्कर थे, ये वही आरएसएस है जो पिछले चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव में थोड़ा रूठी हुई थी, और समहाउ जो हमारे वो गड्ढा जी हैं, हु वो हाँ हुजूर वाले हु वाले हैं, तो उन्होंने ये कह दिया था कि आरएसएस की क्या ज़रूरत है, आरएसएस के बिना ही हम जीत जाएंगे। तो उनको एक तरह से DHAR दे दी थी आरएसएस ने, और अपने आप को एक मतलब साइडलाइन रखा पूरे लोकसभा चुनाव में। कहीं उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करा। तो उन्होंने सिर्फ किया मध्य प्रदेश में, जहाँ पे शायद 30 या 31% जो है वो सीट आई हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आरएसएस ने 60,000 अपने बंदे उतारे हैं, अपने आदमी उतारे हैं, जिन्होंने उस जो वोटर है, जो उस वोटर को वे घर से बूथ तक लेके गए हैं, जो 2019 में नहीं गया था। अब वो उसकी मक्कारी थी, उसकी हरामखोरी थी, व्हाटएवर इट वाज, लेकिन वो हर एक वोटर को घर से और बूथ तक लेके गए। और इस चीज़ का फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है, आप इसको मानो या ना मानो, यही सच है। इसका बहुत मेन फैक्टर और मेन इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर बात करें, तुलनात्मक एक अध्ययन करें हम लोकसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव का, तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में, मतलब विधानसभा वाइज अगर बात करें, दोनों को कंपाइल अगर हम करें, तो 79 सीट थी इनकी लोकसभा चुनाव में। ठीक है, 79, मतलब वैसे नहीं होती टेक्निकली, बट अगर हम विधानसभा के हिसाब से देखें तो 79 सीट इन्होंने जीती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ की जो विधानसभा चुनाव है उसमें इन्होंने 132 सीटें जीती हैं, 132 सीटें सिक्योर करी हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। ये वही बीजेपी है जो 1990 के दशक में, जब बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी, तो ये उनके छोटे भाई की तरह, ठीक है, बीजेपी जो है उनके शिवसेना के, बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना के छोटे भाई की तरह ये लड़ते थे चुनाव। तो 1990 में इन्होंने जो है सिर्फ 20 सीट जीती थी, मतलब सॉरी माफ़ी चाहूँगा, तब इन्होंने जो है 42 सीटें जीती थी, और आज शिवसेना ने सिर्फ 20 सीटें जीती हैं। समझ रहे हो? तो बीजेपी कहाँ से चल के कहाँ ये आप भी देखो। मतलब देयर वाज लॉन्ग वे टू गो एंड देयर वाज लॉन्ग वे दे हैव बीन रीच्ड। तुलनात्मक अध्ययन में अगर हम कांग्रेस का करें ना, तो इन्होंने जो है लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटों को अगर हम विधानसभा के हिसाब से जो है कंपेयर करें या उनको कंसोलिडेट करें, तो इन्होंने जो है 63 सीटें जीती थी, 63, जो सिर्फ 20 सीट पे सिमट के रह गई। तो 1990 में बीजेपी जो है बाला साहेब ठाकरे के छोटे भाई की तरह लड़ने वाली बीजेपी, ठीक है,
जिन्होंने सिर्फ 42 सीटें मांगी थी, 42 सीटों पे चुनाव लड़ा था, मतलब ठीक है। ये लार्जेस्ट मेजोरिटी वाली पार्टी नहीं हुआ करती थी 90s में, मगर जब फ़र्क ये पड़ता है कि उस टाइम पे बाला साहेब ठाकरे थे, उनकी शिवसेना थी, जिसके कुछ जो है एक तरह से प्रतिष्ठा थी, एक उनका अपना एक हनक थी, और उनका एक होता है ना, हर एक पार्टी का एक होता है कि हम उसी पे जो है स्टिक रहेंगे, उसी से जुड़े रहेंगे। हमारा एक आदर्श है हमारा कि हम कुछ भी एंटी इंडियन एक्टिविटी कोई सपोर्ट करेगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे। यही करके जो है बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना ने आज तक कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे ने आते के साथ ही जो है इटली की चरण वंदना शुरू कर दी थी। इटली का मतलब समझ ही गए होंगे दोस्तों। जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है। आजकल वो जो है कुछ बड़बड़ा रहे हैं कि बीजेपी ने जो है 1500 रुपये बांट के और उनको अपने अंटे में ले लिया, और मतलब क्या ही बोलूं यार इनका ठीक है यार, मैं गलत मानता हूँ, बिल्कुल गलत है, और मैं 0% इसको सही नहीं कह सकता। मतलब जो गलत है वो है। इट्स लाइक डिजिटल स्विच, इधर इट इज़ 0 और इट इज़ 1, ठीक है, देयर इज़ नथिंग बिटवीन। इसमें कुछ डेसिमल जैसा नहीं है। तो लेकिन बात ये आती है कि जब झारखंड में सेम काम शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, who the fuck the सोरेन is, I don't care, सोरेन और कल्पना सोरेन, बीवी का नाम याद है मुझे उसके तो कल्पना सोरेन, मतलब क्योंकि वो तो उसका आदमी तो जेल में था अब तक। तो जब ये लोग सेम काम कर रहे हैं, 1000 रुपये जो है पर हेड वुमेंस को दे रहे हैं, और किसानों के ऋण माफ़ किए जा रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मे भी कि किसानों की हालत वहाँ पे बहुत अच्छी ना हो, मे भी, मगर होता क्या है किसानों के ऋण वाले कॉन्सेप्ट में कि बहुत से तथाकथित किसान ऋण ले लेते हैं और उसको माफ़ कराने के एवज में कुछ पैसा दे के उसको माफ़ करा लेते हैं। जिसको पैसा देते हैं उसको फ्री का पैसा बन जाता है, जो किसान ऋण लेता है उसका भी फ्री का पैसा बन जाता है, और जो ये सारा बोझ जाता है वो भोले भाले टैक्स पेयर्स के पास जाता है, उनकी जेब पे जाता है, जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो महंगाई से होते हैं कि हाई महंगाई हुई। भाई ये जो कोरोना के टाइम पे कितना 80 करोड़ लोगों को शायद हमने फ्री राशन दिया था, ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार। और कब से दिया था वो तुम भी जान लो, 2020 से, और अभी तक भी दिया जा रहा है। अब कौन सा कोरोना है, कब का कोरोना जा चुका। कोरोना का मैं बता रहा हूँ, चौहानों में जल जला के अस्थि विसर्जन, बरसी, दुबरसी, तिबरसी सब कुछ हो चुका, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? तो इस बारे में भी सोचो। और ठीक है, आप क्रिटिसाइज करो, अच्छी बात है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कर रहे हो, बिल्कुल करो, मैं भी करूँगा, लेकिन आप इसको जब झारखंड के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, तो आप इसको ऐसा क्यों देख रहे हो कि उनका ये ट्रिक काम आई, या फिर उन्होंने ऐसा काम कर दिया, उन्होंने वैसा काम कर दिया। भाई उन्होंने फ्री बीज दिए हैं, मतलब मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी हैं, उन्होंने भी और उन्होंने भी। अगर आप ए को कुछ कह रहे हो तो आप बी को भी उतना ही बोलो, ठीक है। ये दिखाता है कि तुम कितने बड़े दल्ले हो, कि तुम किसकी गोदी में बैठ के क्या बोल रहे हो। अब पूरे साल तुम्हारी अडानी 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 करके निकल जाती है। भाई अडानी जैसे लोग अगर ना हो ना, लाखों लोग नहीं, लाखों परिवार अडानी चला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको वो बांट रहा है, नहीं, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, वो उनको तनख्वाह बांट रहा है। लेकिन अगर अडानी जैसे लोग ना हो, या अडानी जैसी इंडस्ट्रीज़ ना हो, तो उन लाखों लोगों का क्या रवीश कुमार जैसे
दल्ले पत्रकार, उनके पास कोई मतलब ब्लूप्रिंट है ऐसा कि भाई अगर अडानी का ये पोर्ट, अडानी की पावर वाले मतलब करता है ना वो पावर सेक्टर में भी काम और हर जगह उसका है, तो अगर ये सब बंद हो जाते हैं, लेट सपोज कल उनको शट डाउन कर दिया हमने, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? हाँ, कुछ है रोड मैप? नहीं ना। तो भारत में इंडस्ट्रियलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं तो कहता हूँ कि 100 अडानी होने ज़रूरी है, एक अडानी से काम भी नहीं चलने का, एटलीस्ट 100 अडानी, देयर हैज़ टू बी hundreds of Adanis, like industrialist like अडानी। तो दोस्तों आज मैं अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। पसंद तो आया नहीं होगा, देखो मुझे खुद को पसंद नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट, मगर यही बताना चाहूँगा कि जीत के फैक्टर क्या क्या होते हैं। हर एक जाति समाज को अपने उसमें साधना, अपने प्रभाव में लाना। आरएसएस मत भूलना, ठीक है? आरएसएस तुमसे नहीं है, तुम आरएसएस से हो। डियर बीजेपी, अपनी औकात में रहो। तीसरी बात, फ्री बीज तो तुमने बांटी हैं, आगे भी बांटोगे, ठीक है? चौथी एक चीज़ मैं भूल गया था, जो ये अजित पवार था, इस पे 75,000 करोड़ का कुछ चल रहा था जब इसने बीजेपी ज्वाइन करी थी, उसके एक दिन पहले तक, और बीजेपी पूरा हाय हुल्ला करती रहती थी, अरे ये वो फलाना ढिमकाना। भाई अब कहाँ गया तुम्हारा, अब कहाँ गई तुम्हारी नैतिकता? तो मतलब तुम यार दूध के धुले नहीं हो, ठीक है? जीत गए, अच्छी बात है, जीतो का। मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो देवेंद्र फडणवीस है, भाई इस बंदे ने बहुत काम किया, ये मानना पड़ेगा, ठीक है? मैं जानता हूँ कि अजित पवार को बीजेपी में शामिल करने में इसका कोई योगदान नहीं रहा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। ये तो हाई कमान के आदेश होते हैं, मोदी ये शाहबाज जैसे हो गए, ठीक है? गडकरी में भी उसने शोर सिफारिश लगा दी हो कि भाई ये बंदा काम आ सकता है, और हुआ भी ऐसे ही है। उसने अपनी जो है 4-5 गुना सीटें सिक्योर करी हैं, शायद 40, मतलब 40 इन दैट सेंस, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर लोकसभा के हिसाब से उसको कंपाइल करके देखें विधानसभा को, उस हिसाब से शायद 40। तो इसने अपना करियर जो है नीतीश कुमार की तरह ही जो है बचा लिया और चमका भी लिया, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर बीजेपी इसको साइडलाइन कर देती तो भी बीजेपी पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था, ऐसा सच नहीं पड़ता, कुछ खास नहीं पड़ता। वो फिर भी फुल ऑन मेजॉरिटी में थे, और अगली बार अजित पवार जैसे लोग ये जो है नेस्तो नाबूद थे, इनको कोई पानी देने वाला नहीं होता, और बीजेपी से अलायंस ना होता तो भी ये इतनी सीट ना सिक्योर कर पाता। तो बीजेपी तो भाई साहब क्या ही बोले, ये हर किसी को पानी दे रहे हैं और हर किसी के पानी लगा रहे हैं ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, और विश यू ऑल द बेस्ट। और बढ़िया है जीतो, और क्या, मगर अपने मुद्दे, जिन मुद्दों की वजह से आप इलेक्शन लड़ते हो, जीतते हो, उनको याद रखो। जिस वजह से आपका कोर सपोर्टर आपको वोट देता है, उनको याद रखो, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी हरामखोरी है। आप इलेक्शंस के बाद सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ सिरे से भूल जाते हो। खैर, आशा करता हूँ कि याद रखोगे। सो नमस्कार।